ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, इसमें लिखा है फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4। चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो जो रेडी है अपने आंसर के साथ वेट करना, और बाकी लोग जिनको अभी टाइम लगेगा वो लोग एक बार चेक कर लो और रेडी हो जाओ आंसर के साथ। 1 1 ऑन 2 है या नहीं चेक करना है, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के रखें। तो सबसे पहले चलो 1 1 चेक कर दे। 1 1 है या नहीं बताओ। 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेज टू पावर 4 दैट इज 1, और f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 रेज टू पावर 4 दैट इज ऑल्सो 1। तो ये क्या हो गया, मैनी 1। समझ में आ गया? तो इसलिए 1 1 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से कट जाएगा, ए और सी, ये यहीं पर कट गया। ठीक है, ऑन टू है या नहीं चेक करो। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, देखो ऑन टू चेक करने के लिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हम ये लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4th रूट ऑफ y, ऐसे ही आएगा। अब y की वैल्यू पुट करो रियल नंबर से और चेक करो x हमेशा रियल आएगा क्या, नहीं। अगर मैं y की वैल्यू -1 डालता हूं तो x की वैल्यू रियल नहीं आएगी, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। समझ गए ना सभी? हाँ बोलो। तो भी नहीं आएगा। अगर उस मेथड से करते हो तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 करने पे x1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x2 की पावर 4, ऐसा ही आएगा। फिर जब यहाँ पर 4th रूट लेंगे तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर आएगी और x1 की वैल्यू -x2 के भी बराबर आएगी। समझ में? ये एक बार और हमने डिस्कस किया था। तो दोनों वैल्यू आ रही, इसलिए नॉट 1 1। ओके, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखो। f from r to r define like this, f of x is equals to 3x, choose the correct option। तो ऑप्शन पिछले बार जैसे है 1 1 on 2 का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया है। तो सबसे पहले बताओ 1 1 है या नहीं। 1 1 है। ऑन 2 है या नहीं, ऑन 2 भी होगा क्योंकि y इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे हम, 3x। तो यहां से x, ठीक ठीक ठीक। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, y बाय 3। अब y की सारी रियल वैल्यूज के लिए x की वैल्यू भी क्या होगी, रियल। क्लियर सबको ये चीज? दैट्स व्हाई ये 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। कब आएगा, हाँ ठीक है, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए होगा क्या, 1 1 ऑन 2। सी में क्या लिखा है, 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो अच्छे से पढ़ लेना ऑप्शन को। ठीक है, मैं एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, एक मेरे दोस्त की आप लोग याद रखना। वो बहुत होशियार था और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा था गेट के एग्जाम की। तो उसमें क्या हुआ, उसने ना ऐसा ऑप्शन को हड़बड़ी में ना ठीक से पढ़ा नहीं और गलत जगह पे कई जगह पे टिक कर दिया। ऐसा पूछते ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो गलती से पहले ही ऑप्शन देखा, वो करेक्ट देखा, टिक कर दिया। समझ रहे हो ये चीज? तो ऐसी गलती मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओके। चलो हटा रहा हूं, फिर ये हो गया सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये पूरे मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए इस पूरे चैप्टर में 1 1 और ऑन 2 मतलब टाइप ऑफ फंक्शन बचा और टाइप ऑफ रिलेशन बना। ठीक है, उसके अलावा और टॉपिक हुआ करते थे जो डिलीट हो गए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जैसे कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम मिसलेनियस कर लेते हैं। यहां लिखा है शो दैट दिस फंक्शन, ये आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन क्या है चेक करो। को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है बट इन बिटवीन -1 टू +1। इसको इनडायरेक्टली ऐसा भी लिखते हैं -1, 1 ये भी लिख देते, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड नहीं है इसलिए स्मॉलर ब्रैकेट्स लगे। और फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर दी हुई है।
पूछ रहा है 1 1 है ऑन टू है, ये शो करना है एक्चुअली आपको, तो आपको पता ही है 1 1 ऑन टू दोनों है। तो 1 1 चेक करने का तरीका क्या था बताओ? एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1, और एफ ऑफ x2 आ जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x2। क्या यहां तक क्लियर? साथ में बनाते हुए चलना मेरे साथ में ना, ऊपर में लिख लेना फॉर 1 1, फॉर 1 1 तो हो गया यहां तक। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं x1 x2 सेम आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दोनों में क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। तो पहले मॉड हटाना पड़ेगा। तो मॉड हटता है तो क्या आता है? प्लस माइनस। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, दोनों में एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ऐसे मिला के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, समझ रहे हो ना? 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे? जब अगर मान लो मैं फर्स्ट वाले में प्लस, सेकेंड में माइनस लू, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। समझ के? इसमें नेगेटिव उसमें पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 माइन अपॉन 1 प्लस x2। दोनों पॉजिटिव लेंगे तो 1 प्लस x1, और ये आ जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2, और दोनों नेगेटिव लेंगे तो कुछ ऐसा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बने। अब इसमें अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों तो एक ही है इनफैक्ट। आप चाहे इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लो, या इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लो, मेरे ख्याल से दोनों सेम ही कॉम्बिनेशन बनेगा। हम किसी भी एक के लिए चेक कर लेंगे उसमें, ठीक है? बाकी ये दोनों के लिए एक बार चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव के लिए, ये वाले पार्ट के लिए चेक करके देखते हैं, ठीक है? अगर इस पार्ट पे चेक करने जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, ये टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा बताओ? x1 माइनस x1 x2, ऐसा ही होगा। राइट साइड की टर्म क्या हो जाएगी? x2 प्लस x1 x2, ऐसी टर्म होगी। क्लियर सबको यहां तक? अब इसके बाद ये माइनस x1 x2 वाली टर्म को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, ठीक है? और ये x2 वाली टर्म को मैं यहां शिफ्ट करता हूं। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2। राइट साइड में क्या आ जाएगा? 2x1 x2, ऐसा आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इधर पे ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये x1 माइनस x2 का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 2x1 x2 आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है? अब एक कंसीडरेशन करते हैं हम, कि मान लेते हैं कि x1 और x2, x1 और x2, अच्छा ऐसा नहीं लेता, कुछ इस तरीके से समझाता हूं। अभी मैंने ये वाला कंडीशन लिया है ना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल है। ये वाला कंडीशन लिया है, तो ये वाले कंडीशन में मैंने मॉड x1 को क्या लिखा है? x1, और यहां पर मॉड x2 को क्या लिखा है? माइनस x2। तो मॉड हटाने के बाद कब प्लस लेते हैं, कब माइनस लेते हैं? कंडीशन याद है? नहीं याद है? अगर मान लो मेरे पास मॉड x है, तो कभी मैं उसकी वैल्यू प्लस x लूंगा और कभी उसकी वैल्यू माइनस x लूंगा। कब उसकी वैल्यू प्लस x लेते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। जब x क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। और कब उसकी वैल्यू माइनस x लेते हैं? जब x क्या होता है? 0 से छोटा होता है। क्या ये समझ में आया? और अभी यहां पर मैंने मॉड x1 को x1 लिया है, इसका मतलब x1 जो है वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये चीज क्लियर? और मॉड x2 को मैंने माइनस x2 लिया है, इसका मतलब x2 जो है वो 0 से क्या है? छोटा है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब इसको ध्यान से समझना, अगर x1 0 से बड़ा है मतलब x1 पॉजिटिव नंबर है,
x2 0 से छोटा है मतलब वो नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अगर मैं ऐसा माइनस करूंगा तो x1 माइनस x2 में मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस ये नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताओ, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि x1 पॉजिटिव है, x2 क्या है, नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये वाली कंडीशन कभी आएगी ही नहीं। इसका मतलब x1 माइनस x2 जो है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज नॉट इक्वल्स टू 2x1 x2। क्या ये समझ में आया सबको? तो ये वाली कंडीशन आएगी ही नहीं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर भी फॉलो होगी। जो हमने दूसरे वाले को लिया था ना, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, पहले को हमने चेक कर लिया। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट को टेस्ट करने के लिए 1 1। ठीक है, अब अगर आप उस पार्ट को 1 1 चेक करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। क्लियर ये चीज? अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे लेफ्ट साइड में क्या होगा बोलो, x1 प्लस x1 x2। राइट साइड में क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 x2, ऐसा ही होगा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2, ये मिल गया। तो यहां पर तो 1 1 आ गया। अब हम आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी चेक करके देख लेना, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x1 माइनस x1 x2, राइट साइड में हो जाएगा x2 माइनस x1 x2। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट और आपको क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसको हम सम चार केसेस बने थे, हमने देखा था 1 2 3 4, चारों केसेस की कंडीशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट केस की कंडीशन जो थी जिसमें x1 पॉजिटिव और x2 क्या था, नेगेटिव, तो यहां पर लिखूंगा x1 जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 था और x2 लेस देन 0 था। ठीक है, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ये चीज हमने चेक करके देख लिया। अगर दूसरी सिचुएशन पे आते, जब हमने ये लिया, तब हमने x1 को नेगेटिव और x2 को पॉजिटिव लिया। ठीक है, मतलब x1 लेस देन 0 लिया और x2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लिया। इसे हमने चेक नहीं किया, लेकिन उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट आया। जब हमने थर्ड कंडीशन ली जिसमें हमने x1 को भी पॉजिटिव लिया और x2 को भी पॉजिटिव लिया, तो उस सिचुएशन में हमको क्या मिला, x1 इज इक्वल्स टू x2 मिला। और जब हमने x1 को लेस देन 0 मतलब नेगेटिव लिया, x2 को भी नेगेटिव में लिया, तब भी हमको क्या मिला, x1 इज इक्वल्स टू x2 मिला। क्लियर? तो जब भी ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हमको x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल रहा है, इट मींस ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। क्लियर ये चीज? तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर होगा और वे ऑफ राइटिंग होगा। अभी इसका ऑन टू बचा है, तो ऑन टू भी करना है, फिर स्टार्ट करो। ये करने के बाद ऑन टू कैसे करेंगे ट्राई करो। हटा दो उसको। ओके, इरेज कर रहा हूं फिर मैं। इसको सेव कर लिया हूं, दूसरे उसमें होगा स्लाइड में, देख लेना। ठीक है, अगर नहीं नोट किया। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेके। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल्स टू
x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब फिर से वही सिचुएशन, हम दो कंडीशन लेंगे यहां पर। कंडीशन नंबर 1, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। कंडीशन नंबर 2, जब x लेस देन 0 हो। समझ गए? जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x को किससे रिप्लेस किया जाएगा बताओ? प्लस x से। और जब x लेस देन 0 है तो मॉड x को रिप्लेस किया जाएगा माइनस x से। तो x अपॉन 1 माइनस x, तो y की ऐसे दो वैल्यू मिलेंगी। क्लियर? अब हम दोनों के लिए ऑन टू चेक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट के लिए आते हैं, ये फर्स्ट वाला हो गया मान लो। फर्स्ट के लिए अगर चेक करें तो यहां पर y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अगला स्टेप क्या होता है इसमें? x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये बन जाएगा y प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये वाली टर्म को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स। क्या ये क्लियर? फिर उसके बाद राइट साइड से x कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर? 1 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में भेज दो तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? x। तो यहां आप लोगों को x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। यहां तक क्लियर सबको? आयुष क्लियर? फिर क्या करते हैं इसके बाद? हम y की वैल्यू रख के देखते हैं। कहां से रख के देखते हैं? कोडोमेन से, मतलब यहां से। तो y की वैल्यू इनमें से सेलेक्ट करना है। अब ये कोडोमेन इनफैक्ट क्या है? -1 से +1। मैंने ये बताया था कैसे, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मैं y की कोई भी वैल्यू इसके बीच की रखता हूं तो क्या x एग्जिस्ट करेगा या x रियल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। कौन सी वैल्यू पे नहीं करेगा बताओ? करेगा, सभी पे करेगा, तभी तो शो दैट है, तभी तो ऑन टू प्रूफ होगा ना। x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो जो -1 से +1 के बीच में है। आपको सॉरी x नहीं, y की कोई भी वैल्यू पुट करके, 0 भी डाल के देखो। 0 डालोगे तो 0 अपॉन 1 होगा। 0 अपॉन 1 क्या होता है? 0। वो रियल नंबर है ना। कुछ भी डाल सकते हो, 1 नहीं डाल सकते और -1 भी नहीं डाल सकते क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 1। चाहो तो ऐसा लिखो या लिख दो कोडोमेन, दोनों चलता है। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में तो ये ट्रू है। अब सेकेंड वाली कंडीशन के लिए भी टेस्ट करेंगे। सेकेंड वाली कंडीशन के लिए जब हम जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सॉल्व करके बताओ मुझे वैल्यू क्या आएगी x की y के टर्म्स में? x प्लस वाई एक्स, तो यहां पर निकलेगा y x कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो x की वैल्यू आएगी y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, यहां पर भी वही चीज फॉलो हो रही है। फॉर ऑल y belongs to -1 to 1 implies x belongs to R. Hence f is, hence function is onto, function is onto। 1 onto का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, तो इसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। हटा दो उसको, मैं हो गया तो सबका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष कुछ बच गया तो उसको नोट करना बाद में, ठीक है। हाँ, शो दैट दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो मेरे ख्याल से ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है, बना लोगे तुम लोग। देख लो पहले, पढ़ लो क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर फंक्शन गिवन है ये R2R। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इंजेक्टिव शो करना है, तो इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो उसके लिए f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? f ऑफ x2। क्लियर? तो x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x2 का क्यूब। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस सिचुएशन ये तभी होता है x1 क्यूब x2 क्यूब तभी इक्वल होते हैं जब x1 और x2 क्या होता है? दोनों इक्वल।
स्क्वायर होने पे नहीं होता है, लेकिन क्यूब होने पे इक्वल होता है। क्लियर ये चीज? तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। और लिखोगे हेंस एफ इज इंजेक्टिव। हटा दूं इसको मैं? यस, पावर जब ऑड रहेगी तब ये होगा, लेकिन जब पावर इवन रहेगी तो नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर होने के कारण माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, तो इस वजह से, है ना। हटा दूं इसको मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्यों? उसका दो कारण है। पहला कारण तो ये कि ये रिलेशन का क्वेश्चन है, जो कुछ दिन हो गए आप आउट ऑफ टच हो गए। दूसरा, इसमें सेट थ्योरी के कुछ कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं क्लास 11th वाले, तो मैं डिटेल में समझाता हूं क्या है। क्वेश्चन में लिखा है गिवन नॉन एम्प्टी सेट एक्स। तो एक एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ वैल्यू होगी, पता नहीं। कंसीडर पी ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो पहली लाइन में एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मेरे पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है, वो खाली नहीं है, ये उसके एलिमेंट हो गए। अब इसके सबसेट क्या क्या होंगे? तो इसका एक सबसेट होगा ओनली 1 का सेट, दूसरा सबसेट होगा ओनली 2 का सेट, तीसरा सबसेट होगा 1 2 का सेट, और चौथा होगा नल सेट या 5 जिसको बोलते हैं। तो इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे। इसका सीधा रूल भी है, याद होगा, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है 2 की पावर में वो लगा दो, उतने सबसेट बनते हैं। ओके, तो पावर सेट ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स जो है, इसको कई लोग प्रोबेबिलिटी समझते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं, पी स्टैंड्स फॉर पावर सेट ऑफ एक्स। वो सेट्स का सेट है, तो उसके एलिमेंट होंगे ये 1 2, फिर ये आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 1 2, फिर क्या आ जाएगा नल सेट। समझ में आया ये चीज? तो मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, ये सेट है, ये उसके सबसेट्स हैं, सबसेट का सेट होता है पावर सेट। क्लियर सबको यहां तक? तो फर्स्ट लाइन सबको क्लियर हो गई होगी। अब आगे लिखा है डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। तो जो रिलेशन आर है, ये वाली लाइन अब मैं समझाना चाहता हूं। देखो, ये वाली लाइन ध्यान से समझना। जैसे कोई भी रिलेशन आर होता है ना, तो वो एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है, ए से बी में डिफाइंड होता है। तो यहां पर ये जो रिलेशन आर है, वो किस पे डिफाइंड है? पावर सेट ऑफ एक्स से लेके पावर सेट ऑफ एक्स पे डिफाइंड है। ये इन सेट एक्स जब लिखा रहता है तो उसका मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, ये बताता है। ठीक है, फिर लिखा है फॉर सबसेट्स ए एंड बी इन पी ऑफ एक्स। तो ए और बी पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट है जो एक्चुअल में सबसेट है। मान लो ये ए हो गया, मान लो ये बी हो गया, ऐसा कुछ बोल रहा है। ए आर बी। अब ये वाली लाइन मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इस लाइन में लिखा है ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? जब मैंने रिलेशन पढ़ाया था आप लोगों को याद होगा, जैसे मान लो एक रिलेशन डिफाइन हो गया, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। मान लो ऐसा कोई रिलेशन है ना? तो 1, 2 ये इस रिलेशन का एलिमेंट होगा क्या? 1, 2 नहीं, 1, 2 नहीं, 2, 1 इसका एलिमेंट होगा ना। 2, 1 इसका एलिमेंट होगा। 2, 1 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। 2, 1 बिलोंग्स टू आर। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू 1 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। समझ गए ना? तो 2, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। इसको लिखने का एक और तरीका होता है 2r1, ऐसा भी लिखते हैं। इसी चीज का मतलब ये भी होता है 2 is related to 1, ऐसा बोला जाता है, या 2, 1 belongs to relation R, ऐसा। दोनों का मतलब सेम है। समझ गए? तो ये ए आर बी जो लिखा है, इसका इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये बोलना चाह रहा है। तो ए कॉमा बी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन का एलिमेंट होगा। कब होगा? जब ए जो है वो बी का क्या होगा? सबसेट होगा। सबको समझ में आया ये चीज? तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में तब आएगा जब पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये लाइन क्लियर? फिर क्या लिखा है? लास्ट लाइन पढ़ो। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो।
तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, चलो पूछता हूं याद है कि नहीं, क्या होता था रिफ्लेक्सिव की कंडीशन? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाता है? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव ए बी है, बी सी है, ए सी होगा तो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं। तो उसके लिए चेक करो क्या ए खुद का सबसेट होता है? हाँ होता है। यहां पर देख लो ना, जैसे 1 2 का सबसेट 1 2 है, तो कोई सेट खुद का सबसेट होता है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू होगा। ये ट्रू होगा मतलब क्या होगा? इट इज ट्रू। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए? फिर उसके बाद बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। मान लिया जाए ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग करता है, या आर से बिलोंग करता है मतलब ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। यहीं से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, तो क्या बी को भी हम बोल सकते हैं कि वो ए का सबसेट होगा? नहीं, ये इसका सबसेट थोड़ी नहीं, ये इसका सबसेट है। सो बी इज सबसेट ऑफ ए इज नॉट ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये लिखना चाहिए, नॉट ऑलवेज ट्रू। इट मींस इट डज नॉट एम्प्लाइज, ये एम्प्लाइज को काट दो तो डज नॉट एम्प्लॉइज हो जाएगा। डज नॉट एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव है या नहीं उसको चेक करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है मतलब ट्रांजिटिव, मतलब नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए ना? लेकिन अगर मान लो चेक करना होता तो बताओ ये ट्रांजिटिव होता या नहीं होता? अगर ए जो है बी का सबसेट है, बी अगर सी का सबसेट है, तो क्या ए भी सी का सबसेट होगा? कॉमन सेंस से बता दो। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है, बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहा है, तो ए के भी सारे एलिमेंट सी के अंदर आएंगे, तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, इट इज ट्रांजिटिव। तो लिख लो इसको अच्छे से। ये सब जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसके क्वेश्चन पक्का आते हैं, उसको अच्छे से समझना। और देख भी लियोगे थोड़ी सी डिफरेंट रहती है नॉर्मल एक्सरसाइज से क्वेश्चन का लेवल। तो हटा दूं, हो गया? तो लिखा नहीं था कि कुछ भी लिख लेना लेकिन पूरा। ठीक है। हम्म। हाँ, तो ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो और आंसर दो। मैंने अपनी क्लासेस में कभी ना कभी इसको पहले बताया है। इसका आंसर तुम लोग करोगे, सोचो समझो दिमाग लगाओ, जैसा भी करना है करो और ट्राई करके बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन समझाऊं? कोई दे रहा आंसर? हाँ, पीहू क्या होगा? n टू द पावर n। और कोई? चलो इधर पे ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इस सेट को मान लेता हूं मैं सेट ए है। ओके, ए लो या एन लो, जो भी ले लो, ए ले लेता हूं फिलहाल। ठीक है, तो वो जो फंक्शन एफ है वो इटसेल्फ पे डिफाइंड है, मतलब एन टू एन है, ये उसने इनडायरेक्टली बता दिया। ओके, और ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम से विजुअलाइज करूं, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके एन पॉइंट है,
यहां पर दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए n पॉइंट्स है। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब ये वाला जो टारगेट सेट है हमारा, इसके सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, है ना? तो इसके लिए प्री इमेज होगी, इसके लिए भी प्री इमेज होगी, कुछ तो भी ये वाली होगी या कोई सी और होगी। लेकिन जैसे 2 की कोई अगर प्री इमेज है तो 1 के अलावा कोई सी भी होगी, लेकिन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 1 के लिए आ गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? गलत जवाब दे रहा हूं। अगर मान लो 2 की प्री इमेज 1 आ गई तो क्या हो जाएगा? तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज हुई तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। समझ गए ना ये चीज? तो 1 की कोई भी इमेज हो सकती है। तो 1 की इमेज होने के लिए कितने ऑप्शंस है हमारे पास? n ऑप्शंस है। समझ गए? अब 2 की कितनी प्री इमेज हो सकती है? n-1, क्योंकि एक ऑप्शन कम हो गया तो इसके पास n-1 ऑप्शन। 3 के पास कितने ऑप्शन? n-2। 4 के पास n-3। ऐसा करते हुए कितना हो जाएगा? 1 तक जाएगा, क्योंकि आखिरी वाले एलिमेंट के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा। और वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन आपको याद होगा। हाँ, याद है ये चीज? तो सबका मल्टीप्लीकेशन, इन सबका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? n फैक्टोरियल। तो दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। इसको याद रखना है एज अ फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है? तो इसको याद करके रखना एज अ फॉर्मूला। हो गया? हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये सामने अगेन आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको समझा रहा हूं, देखना ध्यान से, समझना। यहां पर एक सेट ए दिया हुआ है, एलिमेंट देख लिया सबने? लिखते चलो, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो चीजें लिखते चलो। सेट ए लिख लो जल्दी से। सेट बी के भी एलिमेंट लिख लो जल्दी से। सेट बी के एलिमेंट है -4 -2 0 2। लिख लिया? फिर एफ और जी, ये दो फंक्शन है जिसका डोमेन ए को डोमेन बी है। तो जो अंडरलाइन के एज इट इज उस चीज को लिख लो, एफ कॉमा जी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? अब फिर ये वाली चीज लिखो, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कैसे डिफाइंड है। सिर्फ इतना पार्ट लिखना, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है? और उसके बाजू में जी ऑफ एक्स भी लिख लो। तो जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है? 2 मॉड एक्स माइनस 1/2, ये जी ऑफ एक्स डिफाइंड है, ठीक है? अच्छा, लास्ट में -1 भी, -1। ओके, यहां तक क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आर एफ एन जी इक्वल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ इज इक्वल्स टू जी, इक्वल है या नहीं, ये दोनों चेक करना है, ठीक है? यहां तक क्लियर क्वेश्चन? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको रोस्टर फॉर्म में निकालता हूं। तो रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए देखो, यहाँ x जो है वो किससे बिलोंग करेगा? a से। और सेट a की वैल्यू कितनी दी हुई है? पहली वैल्यू -1। तो x की जगह -1 डालो, तो f ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी बताओ? -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, ऐसे ही होगा। तो कितना आया बताओ? कैसे 2 आएगा ना? -1 का स्क्वायर +1 और ये +1, तो क्या आ जाएगा? 2। क्या ये क्लियर? फिर अगली वैल्यू पुट करो 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगा? 0। ऐसा पूरा कैलकुलेट करो वैल्यू फंक्शन की। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी आई 0। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई? एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 2। यहां तक आ गया सबका? ओके, तो इस फंक्शन की वैल्यू को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, यहां तक हो गया तो आगे ध्यान से समझना सभी ना। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो देखो इसका मतलब क्या है? -1 की इमेज कितनी है? 2। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? -1, 2। फिर 0 की इमेज क्या है? 0।
तो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 0 0, फिर तीसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1 0, चौथा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 2। क्या ये समझ में आ गया? ये फंक्शन एफ के रोस्टर फॉर्म वैल्यू होगी। सेम चीज अप्लाई करके जी की रोस्टर फॉर्म वैल्यू निकाल के बताओ। तो सबसे पहले जी ऑफ -1 निकालना, फिर जी ऑफ 0 निकालना, जी ऑफ 1 निकालना, देन जी ऑफ 2 निकालना। आ रहा है वैल्यू? वैल्यू आई क्या सारी? तो बहुत टाइम लगा रहे हो, हालांकि तुम लोग देखो इधर -1 डालोगे तो -1 -½ मतलब -3/2, जो कि प्लस बन जाएगा 3/2। नीचे का 2 ऊपर का 2 कटा 3, 3 -1 कितना आया 2। 0 डालने पे तो 0 हो गया, 1/2, 1/2 का 2 2 कटेगा 1, 1 -1 ये आ जाएगा 0। 1 डालने पे 1 -½ हाफ होता है, तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कट गया, 1 1 -1 कितना हो जाएगा 0। 2 डालने पे 2 -1/2 3/2 बन जाएगा, 2 2 कटेगा 3, 3 -1 मतलब अगेन क्या आ जाएगा 2। तो जी का रोस्टर फॉर्म वैल्यू भी क्या आएगा -1 2, फिर क्या आएगा 0 0, फिर क्या आएगा 1 0, और फिर आखिरी क्या आ जाएगा 2 2। क्या ये क्लियर? तो आप अगर चेक करोगे तो एफ के जो वैल्यूज है और जी के जो वैल्यूज है या ऑर्डर पेयर के एसेट्स है, वो दोनों सेम है। क्लियर ये चीज? तो आप लिखोगे, आपको लास्ट में लिखा जस्टिफाई योर आंसर्स ना, तो उसने हिंट किया है। हिंट क्या किया है देखो, उसने क्या हिंट किया है, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए होता है ए की सारी वैल्यूज के लिए, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन है। तो आप इसी चीज को जस्टिफिकेशन में लिखोगे, फॉर ऑल A belongs to set A. For all A belongs to set A, f of A is equals to g of A. Hence, f and g are equal. समझ गए ना सभी ये? हटा दूं उसको फिर मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। सेट बी का यूज, अच्छा हाँ ये तूने अच्छा पूछा। देख यहाँ पर सेट बी का एज सच कोई यूज तो है नहीं, लेकिन जैसे 2 आया, ये 0 आया, ये 0 आया और ये 2 आया, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई है ना, ये सेट बी से बिलोंग करनी चाहिए। तो सारी वैल्यू बिलोंग कर रही है। मान लो अगर इस किसी फंक्शन में वैल्यू 5 आती, समझ रहे हो ये चीज, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखते, क्योंकि 5 तो उसका कोडोमेन है ही नहीं, तो उसकी इमेज ही नहीं होती। उसकी इमेज नहीं होती तो वो फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि फंक्शन तभी होता है जब सभी की इमेज होती है। समझ में आया ये चीज? तो क्वेश्चन को वैलिडेट करने के लिए इस टाइप का लिख दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वाला और इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चेक करो आपको कितना मार्क्स मिलता है इसमें। 0 1 2 3 4 कितना मिलता है, चेक करो।
सेट ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं जिसमें 1 2 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, बट वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जो रिलेशन आर है वो किस पे डिफाइंड है? ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब ए टू ए। ओके, अब उस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसके एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए बताओ? रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब उसमें कौन से एलिमेंट हो? 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। तो ये तो कंपल्सरीली होना ही चाहिए। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 1 3 होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। क्या अभी ये सिमेट्रिक है? नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोला सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए और कौन से एलिमेंट ऐड करूंगा? 2 1, और क्या ऐड करूंगा? 3 1। अब ये रिलेशन जो बना वो सिमेट्रिक भी बन गया। ये ट्रांजिटिव हो गया क्या? चेक करें। ओके, चेक करते ना। 1 2 आया, 1 3 आया, इसमें 2 क्या ये ट्रांजिटिव है? बट नॉट ट्रांजिटिव बोल रहा है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। The number of relations containing 1 2 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive.